Hello everyone, welcome to my channel Physics by शुभम त्यागी and today I am here with one more video। और आज की वीडियो में बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो चैप्टर मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। एक वर्ड होता है बेटा रेस्ट। क्या आप सब लोगों ने इस वर्ड को सुना है? ऑब्वियसली सुना होगा। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सब बच्चों को पता होगा कि हम लोग घर पे रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं ऑनलाइन, आई नो वेरी वेल, आपके स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, बट इन जनरल सब लोग बोलते हैं कि हम बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं। जब हम लोग घर पे हैं तो हम लोग रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट का मतलब सबको है कि आराम करना। इन जनरल जो हमारा नॉर्मल वोकेबलरी में होता है उसको हम रेस्ट में बोलते हैं आराम करना। बट बच्चे अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के अंदर तो रेस्ट का मतलब कंप्लीटली डिफरेंट होता है जो कि रियल लाइफ में होता है उससे। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स पे रेस्ट को तो हम ऐसे बोलते हैं, आप सब लोग अपने घर के, अभी यहाँ भी आप लोग बैठे हुए हो, अपने घर का कोई भी एक पॉइंट देखो। कोई भी एक पॉइंट देखने का मतलब, लेट अस सपोज करो यू आर सीइंग द डोर ऑफ योर होम और यू आर सीइंग द विंडो ऑफ योर होम और यू आर सीइंग द फैन ऑफ योर होम। जहां पे आप लोग बैठे हो अपने घर पे, आपके पास पंखा लगा होगा, आप उस पंखे को देखो। अगर आपने अपने पंखे को देखा और आपका पंखा बेटा कुछ इस तरीके से है कि मैंने आपका पंखा इस तरीके से ऐसे बना दिया, तो बच्चे इस पंखे को मान लो पॉइंट नंबर 1। क्या मान लिया आपने? पंखे को पॉइंट नंबर 1। अगर आपने इस फैन को पॉइंट नंबर 1 मान लिया और मान के चलो कि आप यहां पे कहीं बैठे हुए हो, ये कोई आप हो या आपकी फैमिली में कोई भी है, तो जरा 1 मिनट के लिए सोचो कि आपको फैन दिखाई दे रहा है और आप अपनी पोजीशन पे हो, तो आपके और फैन के बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। लेट अस से इट इज 3 मीटर से। कितना बेटा? 3 मीटर। अच्छा, फिर आपने क्या करा? आपने अपनी वॉच को उठाया और वॉच को देखना स्टार्ट किया। जब आपने अपनी वॉच को देखना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि टाइम इज 6 o'clock से 6 PM। ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद अपनी वॉच को ऐसे रखा और थोड़ी देर बाद फिर अपनी वॉच को देखा। आपने देखा 6:05 हो गए। कितने हो गए? 6:05। तो 6 PM पे फैन के और मेरे बीच में डिस्टेंस कितना था? 3 मीटर। कितने बजे बेटा? 6 बजे। और जब मैंने 6:05 पे देखा 6:05 PM पे, तो भी मेरे और फैन के बीच में बेटा कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर। तो आप लोग एक चीज देख पाए कि अगर इस तरीके से टाइम बढ़ता रहे और मैं अपनी पोजीशन को चेंज ना करूं, मैंने क्या बोला? अगर टाइम इस तरीके से बढ़ता रहे और मैं अपनी पोजीशन को चेंज ना करूं, तो हम बोले देखेंगे कि फैन के और मेरे बीच में जो पोजीशन है, वो डिस्टेंस है, वो मेंटेन्ड है। बेटा इन फिजिक्स इट इज डिफाइंड एज द रेस्ट। अगर टाइम के साथ साथ एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, अब वो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट आप कुछ भी मान सकते हो। लेट अस से आपने फिक्स्ड ऑब्जेक्ट यहां पे क्या मान लिया? एक फैन। टाइम के साथ साथ अगर एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही या किसी भी एक मटेरियल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि वो वाला जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, बॉडी है या ह्यूमन है, कोई भी है, वो उस वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, वो हमेशा रेस्ट पे है। और अगर यही आप उठे अपने बेड से और आप कहीं इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, तो आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे टाइम के बढ़ने के साथ साथ आपकी और फैन के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा। तो मतलब पोजीशन आप दोनों की चेंज होती रहेगी। तो बेटा उस केस में कहेंगे कि आप फैन के रेस्पेक्ट में मोशन में हो। तो बेटा समझ गए इन दोनों बातों का मतलब। अभी मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन भी लिख रहा हूं इनकी बहुत अच्छी तरीके से, बट फॉर नाउ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम लोग रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं और हम लोग मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो हम बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट पे होगा। एंड इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इट इज सेड टू बी इन मोशन। देखो बेटा इन दोनों बातों को मैं यहां पे लिख देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेस्ट। हाउ इज इट डिफाइन रेस्ट? इफ position of an object, if position of an object does not change with
टाइम विद रेस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कॉमा इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे कि वो रेस्ट पे है। ओके, और इसी तरीके से बेटा हम लोग चैप्टर के नाम को डिफाइन करें, दैट इज मोशन। तो हम लोग मोशन कब बोलेंगे? अगर टाइम बढ़ता जा रहा है और टाइम बढ़ने के साथ साथ ये पोजीशन भी चेंज हो रही है। देखो ये पोजीशन का चेंज होने का मतलब ये नहीं कि पोजीशन को हमेशा बढ़ना ही पड़ेगा। दैट पोजीशन माइट इंक्रीज एंड दैट पोजीशन माइट डिक्रीज, मतलब डिस्टेंस माइट इंक्रीज एंड डिस्टेंस माइट डिक्रीज। तो हम लोग कैसे बोलेंगे? इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ, एंड विद रेस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो बच्चे वो कैसे बोला जाएगा? वो जो बॉडी होगी वो हमारी मोशन में बोली जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग रेस्ट कब बोलते हैं और हम लोग मोशन कब बोलते हैं। तो बच्चे 1 मिनट का टाइम, जल्दी से आप इसे कॉपी करिए फास्ट। तो बेटा ये डेफिनेशन आप लोग समझ पाए। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो जरा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग नियर अ रेलवे प्लेटफॉर्म, आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म के पास कहीं खड़े हुए हो और आप एक ट्रेन को वॉच कर रहे हो। किसको देख रहे हो बेटा? आप एक ट्रेन को। तो आपने देखा कि जब आप ट्रेन के पास गए और ट्रेन आपके सामने से गुजरी, तो मान के चलो कि एक ट्रेन की जो गेट है या विंडो है उसमें आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको देख रहा है और आप उसे देख रहे हो। तो जब वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हो और ट्रेन इज मूविंग, मतलब ट्रेन स्लो हो गई, प्लेटफॉर्म के पास आके रुकने वाली है, बट अभी ट्रेन चल रही है, बिल्कुल 100% वो रेस्ट पे नहीं आई है। तो इफ आई से कि बेटा जब वो फ्रेंड आपको देख रहा है, आप उस फ्रेंड को देख रहे हो और ट्रेन चल रही है, तो आप जरा सोच के बताओ कि वो जो आपका फ्रेंड है वो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा? तो समझ पाए? तो ऑब्वियसली यहां देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके और फ्रेंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। इट माइट इंक्रीज, इट माइट डिक्रीज। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं एंड द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मी, तो पहले आपका दोस्त इधर रहा होगा, फिर सामने आया होगा, फिर इधर रहा होगा, अगर ट्रेन आपके इस साइड में आ रही है। अब इसी तरीके से आपने जब ट्रेन को देखा, उस फ्रेंड को देखा, तो फ्रेंड आपके लिए मोशन में हुआ। बात समझ में आई? जब ट्रेन आपके सामने से गई, आपने वॉच को देखा और उसकी पोजीशन को देखा, तो आपके फ्रेंड में और आप में डिस्टेंस धीरे धीरे ज्यादा था, कम हुआ, फिर बढ़ा। तो वो जो फ्रेंड है वो आपके लिए मोशन में हुआ। लेकिन क्योंकि वो आपका फ्रेंड है तो उसका ना ट्रेन के अंदर मन नहीं लगा। उसने तुरंत क्या कहा कि तुम भी अंदर आ जाओ और अब ट्रेन रुकेगी और फिर हम साथ साथ आगे चलेंगे। तो आपने कहा ठीक है, अभी ट्रेन जैसी रुकेगी मैं ट्रेन के अंदर आ जाऊंगा। ट्रेन रुकी, आप ट्रेन के अंदर गए। जैसे ही आप ट्रेन के अंदर गए, फिर वही हुआ, अब आप और आपका जो फ्रेंड है वो दोनों बिल्कुल ट्रेन में विंडो के पास बैठ गए और आप एक दूसरे को देख रहे हो। और अब आपने देखा अरे हमारा एक थर्ड फ्रेंड भी है जो ट्रेन के बाहर है। अच्छा, वो जो थर्ड फ्रेंड है वो आप दोनों को देख रहा है। अब जरा मुझे सोच के बताओ, वो जो थर्ड फ्रेंड है, उस थर्ड फ्रेंड के लिए आप दोनों रेस्ट पे हो, मोशन में हो। तो ऑब्वियसली विल से कि जैसे पहले आप बाहर खड़े थे, अब वो थर्ड फ्रेंड बाहर खड़ा है, तो उस थर्ड फ्रेंड के लिए हम दोनों मोशन में हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमारे बीच में डिस्टेंस कम था, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, इस तरीके से जैसे भी ट्रेन आसपास आएगी या जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जो दो फ्रेंड आप लोग बैठे हुए हो, आप एक दूसरे को ध्यान से देखो। अगर आप एक दूसरे को ध्यान से देख पा रहे हो तो आप इस बात को समझो, क्या आप दोनों की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है? ऑब्वियसली नो। कि सामने वाली सीट पे आप बैठे हो, इधर आपका फ्रेंड बैठा है, इधर मैं बैठा हूं, सामने कोई फ्रेंड बैठा हुआ है। तो अगर हम दोनों एक दूसरे को देखें और अपनी वॉच को ऑन रखें, से द डिस्टेंस बिटवीन ही एंड मी इज 1 मीटर और 2 मीटर, एंड विद इंक्रीज इन द टाइम द डिस्टेंस रिमेन सेम। भले ट्रेन पूरी चल रही है लेकिन हम दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा मैं तो इतनी बातें आप लोगों को समझा रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि आपका फ्रेंड जो पहले ट्रेन में था वो अब भी ट्रेन में है। वो पहले आपके लिए कैसे था? मोशन में। वो अब कैसे है आपके लिए? रेस्ट पे। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो वाला फ्रेंड आपके लिए रेस्ट पे है
तो कोई एक थर्ड पर्सन है जो बाहर से देख रहा है, वही आपका फ्रेंड उस थर्ड फ्रेंड के लिए कैसा हो गया बेटा, मोशन में। तो बेटा एक वर्ड में यहां पे लिखने जा रहा हूं, एक लाइन लिखने जा रहा हूं, क्या, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। बेटा इस बात का ये मतलब है कि दुनिया में ना तो कोई बॉडी रेस्ट पे हो सकती, ना कोई बॉडी मोशन में होती। दीज आर द रिलेटिव वर्ड, दीज आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि किसके रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर बॉडी को देखा जा रहा है। रिलेटिव टर्म का मतलब यही है कि रेस्ट, हम किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन बोल रहे हैं तो केवल और केवल एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के बोल रहे हैं, लेकिन इस बात से इसका कंक्लूजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में हर ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पे होगा। मतलब ना तो दुनिया में कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पे है और ना ही दुनिया में कोई एब्सोल्यूट मोशन में है। आप मुझे बताओ कोई भी एग्जांपल एंड आई विल प्रूव कि कोई भी बॉडी जो आप बोल रहे हो मोशन में, किसी ना किसी ऑब्जर्वर के लिए वो पक्का रेस्ट पे होगी। जैसे कि मैं बात करूं, मैं बहुत तेज रोड पे भाग रहा हूं, अब कहोगे सर यू आर इन द मोशन। बेटा किसके लिए, सबसे वर्ड, पहला वर्ड किसके लिए क्या आता है, वर्ड किसके रेस्पेक्ट में, किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू होम, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हु इज द ऑब्जर्वर। तो ठीक है, आपने कहा इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग ओवर द रोड, ठीक है, वो खड़ा है तो उसके लिए मोशन में हूं। इट कुड बी अ ट्री, एक पेड़ आपके सामने खड़ा है उसके लिए मैं मोशन पे हूं। रोड अपनी जगह पे है उसके लिए मोशन में हूं। लेकिन अगर मेरे साथ साथ कोई मेरे ही स्पीड से मेरे साथ साथ भागने लगे और हम एक दूसरे को देखें तो क्या टाइम के साथ साथ हमारे बीच की पोजीशन चेंज होगी? हम दोनों भाग रहे हैं लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हो गए, रेस्ट पे। तो वही मैं था पहले, मैं अब सेम टाइम पे जब मैं भाग रहा हूं रोड के लिए, ट्री के लिए, स्टैंडिंग बॉय के लिए मैं मोशन में हूं। लेकिन अगर कोई मेरे साथ साथ मेरे बराबर स्पीड से रन करने लगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मैं मोशन में हो जाऊंगा, सॉरी रेस्ट पे हो जाऊंगा। तो थिंग इज दैट कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। द सेम ऑब्जर्वर, जो मैंने रिलेटिव टर्म लिखा इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, द सेम ऑब्जर्वर कुड बी एट रेस्ट फॉर वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके डियर, तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ना रेस्ट होता ना कोई मोशन होता। अच्छा अब मैं बोलूं, ये फैन, जरा सोच के बताओ, ये फैन या ये विंडो है मेरे सामने कोई एक, कि आप अपने घर में कोई विंडो है देखो, क्या वो रेस्ट पे मोशन में है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग क्या पूछोगे, सर किसके रेस्पेक्ट में? मैंने कहा ठीक है बेटा किसी के रेस्पेक्ट में बता दो। आपने कहा ठीक है सर कुछ चीजें हैं, फैन हो गया, फैन के रेस्पेक्ट में जो विंडो है वो हमेशा रेस्ट पे है। मैंने कहा अगर फैन के रेस्पेक्ट में जो विंडो है वो हमेशा रेस्ट पे है, नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, इज देयर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच दिस पर्टिकुलर विंडो विल बी इन मोशन? क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है जिसके लिए यही विंडो मोशन में हो जाए? तो ऑब्वियसली आप लोग सोच पा रहे हो, हाँ जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारी पूरी अर्थ है वो रोटेशन रिवॉल्यूशन सारी चीजें कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट और सन के अबाउट, सही बात है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसा हो जो कि पूरी अर्थ को देख रहा है कहीं बाहर से, तो वो बाहर से देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए सेम विंडो मोशन पे हो जाएगी, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो कि अपनी जगह फिक्स है उनके लिए रेस्ट पे है। समझ में आई बेटा बात? तो इसलिए मैंने लिखा रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। अ सिंगल बॉडी कैन नेवर बी इन रेस्ट एंड कैन नेवर बी इन मोशन। इट कुड बी रेस्ट फॉर वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एट द वेरी सेम टाइम इट कुड बी इन मोशन फॉर अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ पाए बेटा बातों को? चलो तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग चलते हैं बेटा। इसके आगे चलने के लिए हम लोगों को कुछ टर्म्स देखनी पड़ेंगी जो टर्म्स मोशन से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म बेटा हम लोग उसमें देखने जा रहे हैं एक टर्म जिसका नाम है डिस्टेंस। एक टर्म हमको, या एक काम करो आप लोग हेडिंग ही डाल लो, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। और बेटा टर्म्स रिलेटेड टू मोशन के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे मोशन के अंदर काम आएंगे। टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, समझो बच्चे बात को ध्यान से। सबसे पहली एक बड़ी सिंपल सी टर्म है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर हम लोग बात करें बेटा ये डिस्टेंस क्या होता है, तो इन सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे कहो कि आप अपने घर से निकले, आप मोशन में आ गए किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और आप अपने घर से चलना स्टार्ट कर दिया। जब आप अपने घर से निकले और आप लोगों ने चलना स्टार्ट करा तो बच्चे एक सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि आपके पैरों ने कुछ रास्ता को ट्रेवल किया है ऑब्वियसली।
अगर मैं आपको थोड़ा सा और चलो, थोड़ा सा और चलोगे, फिर आपके पैरों में कुछ दर्द होगा। तो पैरों में दर्द क्यों हो रहा है? पैरों में दर्द बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ पाथ है जो आप कवर करके आए हो, कुछ रास्ता है जो आप कवर करके आए हो। अगर वो रास्ता ना कवर करा होता तो आपके लेग्स में दर्द ना होता। तो बेटा जो भी रास्ता एक्चुअली आपके पैरों ने कवर करा है, एक्चुअली का वर्ड मतलब आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इसके नेक्स्ट वाले टर्म डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि डिस्टेंस वो चीज है जो भी एक्चुअल पाथ आपके लेग्स के द्वारा ट्रेवल करा गया, और लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी ने जो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल करा। ठीक है बच्चे, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अब बेटा इसी के साथ साथ, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर में डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना है, मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल बता रहा हूं, और दोनों एग्जाम्पल के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि हाउ मच इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मैंने बोला कि एक पर्सन यहां से अपने घर से निकले, मार्केट गए, एक शॉप है यहां पे, और ये जो शॉप है, ये शॉप इनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है बच्चे? 2 किलोमीटर। ये अंकल जी अपने घर से गए और यहां तक शॉप तक जाने के बाद फिर वो अंकल जी वापस आए। तो बेटा इस सिंपल सा केस है कि उनके पैरों ने एक्चुअल में कितना रास्ता ट्रेवल करा होगा? 2 किलोमीटर वो गए होंगे और 2 किलोमीटर वो वापस आए होंगे। तो रास्ता कितना हो गया? 4 किलोमीटर। तो बेटा यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चे? 4 किलोमीटर। इन द सिमिलर वे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोई यहां से चला अपने घर से, और इतना चलने के बाद उन्होंने कुछ राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लेके ये पोजीशन नंबर 1 थी, और पोजीशन नंबर 1 से वो पहुंच गए पोजीशन नंबर 2 तक। दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो कैन यू टेल मी हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन? ऑब्वियसली यू कैन टेल मी इट इज एक्चुअली 7 मीटर। तो यहां पे 4 किलोमीटर था, यहां पे बेटे 7 मीटर मान लो। अगर ऐसा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं गए वो, पास में ही गए 7 मीटर, 4 मीटर ऐसे गए, 3 मीटर ऐसे चले गए। ओके नो, अब जरा हम आगे समझे। तो एक बात बताओ, मैंने बोला 4 किलोमीटर, मैंने बोला 7 मीटर। क्या 4 किलोमीटर या 7 मीटर को बताने में मुझे कुछ और भी चीज की रिक्वायरमेंट है? मतलब डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या मुझे 4 और किलोमीटर, इन दोनों चीजों के अलावा थर्ड किसी चीज की रिक्वायरमेंट है? आप लोग कहोगे सर नो, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। 4 किलोमीटर हमने बोल दिया, 4 किलोमीटर हमारे पास रास्ता चला। अब हमें मतलब नहीं है 4 किलोमीटर किधर गए किधर नहीं गए, उन्होंने टोटल रास्ता 4 किलोमीटर चला। तो बेटा अभी आप लोगों को मैं इस टॉपिक के बाद दोबारा से पढ़ाऊंगा। अभी मैं तो बताता हूं कि एक वर्ड होता है स्केलर। क्या वर्ड होता है बेटा? स्केलर। स्केलर का मतलब ये होता है बेटा, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जैसे कि डिस्टेंस या कोई भी क्वांटिटी जिसको अगर हम लिखें, रिप्रेजेंट करें, तो उसको किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीन्स इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डिस्टेंस इज डिस्टेंस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। उसको किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। जिन क्वांटिटीज को केवल और केवल अपने मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उनको हम स्केलर कहते हैं। तो बेटा डिस्टेंस के साथ साथ ही हम लोग यहां पे एक बात लिख देते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी लिखने के बाद हम लोग एक बात लिख देते हैं कि इट इज मेजर्ड इन मीटर। किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, बट बेटा इन जनरल जो हमारी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट एक सिस्टम होता है बच्चे जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होता है, पूरे वर्ल्ड में सब लोग इसे मान के चलते हैं। तो इन जनरल हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं। किलोमीटर में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं, आप लोगों को सबको पता है कितना होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। चलो बच्चे, अभी इतनी बात समझ में आई। अब बेटा इसके बाद एक टर्म आ रही है, सेकेंड टर्म, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। जरा उसको समझो ध्यान से।
अगर मैं आपसे बोलूं, आप अपने घर को बड़े ध्यान से देखो, ये आपका होम है मान लो, ठीक है बेटा। अपने घर को जब आप देख पा रहे हो तो मान लो आपको अपने घर से एक जगह जाना है और वो जगह ना बिल्कुल यहीं पे है, ये एक शॉप है, इस शॉप पे आपको अपने घर से जाना है। तो आप क्या करोगे, अपने घर से निकलोगे और इस शॉप पे सीधा चले जाओगे। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम इज दिस कि जब आप अपने घर से निकल के शॉप की तरफ जाना चाह रहे हो, इफ यू वांट कि हम अपने घर से निकले और शॉप तक चले जाए, तो दिक्कत है इस पूरे रास्ते में हाउसेस बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, कुछ और दुकानें हैं, कुछ मकान बने हुए हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जाना तो आपको शॉप पे, आप बोलोगे सर जाना तो है हमें शॉप पे, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि हम घर से निकले और सीधा चले जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जहां भी आप लोगों के घर होते हैं वहां पे कुछ रास्ते बने हुए होते हैं। कैसे रास्ते? कॉलोनीज में रोड्स होती हैं, फिर लेफ्ट मुड़ते हो फिर राइट मुड़ते हो। तो इसी तरीके से जब आप अपने घर से निकले तो इस शॉप तक जाने के लिए आप लोग पहले सीधे गए। सीधे जाने के बाद भी आप यहाँ पे आपका कुछ नहीं है कि आप इसको एक्सेस कर सको, यहाँ से लेके शॉप तक जा सको। आपको थोड़ा सा ऐसे मुड़ना पड़ा और ऐसे मुड़ने के बाद फिर आप ऐसे होके इस शॉप तक आ गए। सही बात है, आप अपने घर से चले और एक रास्ते को फॉलो करके ऐसे गए, देन आप लोग ऐसे गए और फिर ऐसे तरीके से करके आप इस शॉप तक पहुंच गए। मैंने कहा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये है बेटा 5 मीटर, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज से 3 मीटर एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 2 मीटर। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि बेटा आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस, यू विल से सर 5 + 3 8, 8 + 2 इज 10 मीटर। तो वी हैव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर और हमारे पैरों में दर्द होने लगा होगा, हमने 10 मीटर चला। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इज देयर एनी पाथ अवेलेबल डायरेक्टली बिटवीन योर होम एंड द शॉप? व्हाट यू विल से, सर देखो बात ऐसी है, जब हम अपने घर के टेरेस पे खड़े हुए मुझे वो शॉप बिल्कुल अपने सामने दिखाई दे रही थी। मतलब अगर ये सारे आसपास मकान ना होते तो मैं अपने घर से लेके उस दुकान तक बड़े इजीली चला जाता, एक सीधा रास्ता जा रहा था। एंड दिस पर्टिकुलर वे वाज ओनली 4 मीटर अवे। कहने का मतलब ये दुकान जो है वो मेरे घर से केवल 4 ही मीटर पे है, लेकिन क्या करें रास्ते में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, हम सीधा अपने घर से इस दुकान तक नहीं जा सकते। तो मैंने कहा बेटा वो जो आपके और लास्ट वाली पोजीशन जहां तक आपको पहुंचना है उसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता एग्जिस्ट करता हो। अब देखो एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता हो ही हो, कहने का मतलब कि अगर हम बना दें ऐसा पॉसिबल करके सारे मकान को तोड़ दें और हम सीधा होम से लेके शॉप तक जाना चाहें, तो वो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बच्चे समझ पाए होंगे मेरी बात को बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पे इनिशियल पोजीशन आपका घर हो गया और फाइनल पोजीशन आपकी शॉप हो गई। तो मैं लिख देता हूं इस चीज को भी, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ between initial and final position। सही बात बच्चे? तो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो अब जरा समझो बातों को। मैंने कहा मेरे घर से वो जो शॉप है इट इज 4 मीटर अवे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। If I have to travel to that particular shop, I have to travel a particular distance of 10 meter. But what I am saying to you, the shortest possible path that can exist is 4 meter. अच्छा जरा आप अपने घर के बारे में सोचो, क्या आपके घर से 4 मीटर दूर पे दुकान है? क्या केवल एक ही डायरेक्शन है जो आपके घर से 4 मीटर की दूरी पे जाती है? जी नहीं। अगर आप अपने घर को एक इस तरीके से मान लो, ये आपका घर है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ होम, तो बेटा देखो कितने सारे 4 मीटर यहाँ से बन सकते हैं। यहां से इनफाइनाइट 4 मीटर बन सकते हैं। इनफाइनाइट 4 मीटर मतलब पूरे सर्कल में चारों तरफ 4 मीटर बन सकते हैं। लेकिन आपको तो उस शॉप के बारे में बताना है कि वो जो शॉप है वो कौन से 4 मीटर पे है। वो 4 मीटर पे तो है, लेकिन इन सारे में से कौन से 4 मीटर पे है।
तो बेटा थिंग इज दैट कि जब भी आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट को मेंशन करना है तो आपको 4 मीटर के साथ बताना पड़ेगा कि 4 मीटर कौन सा। अब कौन से का मतलब डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं इन जनरल बेटा, जब हम लोग अपनी कॉपीज में रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को, तो हमारी जो 4 डायरेक्शन होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखेंगे एक बार, ये बेटा पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से, आपके आगे तक काम आएगा। दिस पर्टिकुलर इज नॉर्थ, दिस पर्टिकुलर इज साउथ, दिस पर्टिकुलर इज ईस्ट एंड दिस पर्टिकुलर इज वेस्ट। और कोई भी डायरेक्शन अगर इन दोनों के बीच में होती है तो बेटा इन जनरल हम उसे NE लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच में समझ पा रहे हो, नॉर्थ वेस्ट। और नीचे वाले जो दोनों हैं इनके बीच में अगर कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, साउथ वेस्ट। और अगर यहां पे कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी तो इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट। तो हमें यहां पे बताना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शॉप फ्रॉम माई होम इज 4 मीटर इन दिस साइड, इट इज नॉर्थ ईस्ट। बेटा समझ पाए बात को। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा अब मैं इसे वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, मैंने शायद आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होंगी जिनको हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मतलब नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्शन के बिना नहीं बता सकते। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्शन के बिना नहीं बता सकते तो बेटा कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, वही जो डिस्टेंस की होती है, डेट इज मीटर। बेटा मेजर हम लोग इसे किस में कर रहे होंगे, मीटर में। समझ पाए बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग आप लोगों को मैं आपको नया कंसेप्ट पढ़ाता हूं इसी। चलो बेटा अब मैं आप लोगों से थोड़े से 1-2 चीजें मैं पूछता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, ये मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोग जरा सोच के बताओ कि इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन अ पर्टिकुलर वे, कहीं भी बॉडी जा रही है तो उस केस में डिस्टेंस होगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या ज्यादा होगा क्या होगा। तो जरा देखेंगे एक बार। सबसे पहली बात मैं कंसिडर कर रहा हूं कि कोई भी एक बॉडी या कार या कोई बॉडी या कोई आदमी मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट रोड इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है। मैंने दोनों तरफ इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि वो जो पर्सन है जो चल रहा है वो कहीं भी टर्न नहीं लेगा, वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा एक किसी पॉइंट से और वो सीधा चलता रहेगा। तो मान लो एक पॉइंट पे जाके उसका डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। तो बेटा अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पता है कितना होगा। तो आप लोग सोच पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता, लेकिन जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है तो सबसे छोटा रास्ता इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में क्या स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और हो सकता है? तो यू विल ऑब्वियसली से सर नो। तो अगर कोई बॉडी ने चलना स्टार्ट किया और वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती जा रही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस जितना बॉडी का डिस्टेंस होगा उतना ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा केवल कब तक, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अच्छा अब जरा कुछ और देखते हैं, इसके अलावा क्या होगा, क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, ये चीज हमें देखनी है। अच्छा मान लो कि एक बॉडी ने ऐसे चला 3 मीटर या 4 मीटर और फिर वो लेफ्ट टर्न हो गई और वो चली 3 मीटर। तो इस केस में समझ पा रहे हो बेटा, सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था और इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली दिस हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट ट्रायंगल। क्यों होगा समझ पाए, क्योंकि 4 मीटर ऐसे चलने के बाद 3 मीटर ऐसे चला तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 7 मीटर आया। टोटल डिस्टेंस जब 7 मीटर आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता सबसे छोटा रास्ता। तो छोटे रास्ते बनाने के लिए मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना पड़ेगा, मुझे इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करना पड़ेगा उसकी फाइनल पोजीशन से। और जब मैं इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करूंगा और लेंथ को मेजर करूंगा तो बेटा एग्जैक्टली कितनी निकल के आएगी, 5 मीटर। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, आप लोगों ने 8th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, अदरवाइज आप मेजर भी कर सकते हो। अगर 4 मीटर की लाइन बनाए, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे 3 मीटर की लाइन बनाए, तो ये जो हाइपोटेन्यूज वाली टेंटेड लाइन आएगी अपने आप 5 मीटर की आएगी। तो बच्चे ये 5 मीटर हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट,
5 मीटर हमारा क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, और 7 मीटर क्या हुआ डिस्टेंस। तो आप लोग समझ पाए कि हमारा डिस्टेंस जो है वो ज्यादा था, डिस्प्लेसमेंट हमारा कम था। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर बॉडी बिल्कुल सीधी चलती जा रही थी, जैसे हमने अभी ऊपर करा था, एक बॉडी बिल्कुल सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, इट हैव कवर्ड डिस्टेंस x, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉडी थोड़ा सा मुड़ के y चल गई, तो बेटा डिस्टेंस कितना हो गया x + y। सही बात है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये वाला होगा, कुछ ये वाली जो लेंथ होगी। अब इस लेंथ को मैंने बोल दिया z, तो बेटा आप लोग देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होगा x + y, डिस्प्लेसमेंट होगा z। अच्छा बता दे रहा x + y बड़ा होगा या z बड़ा होगा? बच्चे हमेशा ही x + y बड़ा होगा, क्योंकि ये भी एक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे x + y जो होगा वो हमेशा z से बड़ा होगा। तो यहाँ से भी हमें पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा होगा। अच्छा कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले एग्जांपल पे एक बार दोबारा आऊं और मैं बोलूं कि बॉडी ने चलना स्टार्ट करा और 3 किलोमीटर जाके वापस अपनी पोजीशन पे बेटा बॉडी 3 किलोमीटर आ गई, तो बेटा आप समझ पाए कि बॉडी ने उस केस में डिस्टेंस कितना चला होगा, जितना एक्चुअल पैरेलल रास्ता ट्रैवल किया है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी ने चली और बॉडी गई और लौट के फिर अपनी पोजीशन पे आ गई, 3 किलोमीटर गई और 3 किलोमीटर आ गई, मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही बन गई और फाइनल पोजीशन भी यही बन गई, तो बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। इस बात को बिल्कुल हमेशा के लिए अपने पास रख लो एज अ टूल कि अगर बॉडी का इनिशियल पोजीशन और बॉडी की फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो बेटा उस वाले केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो दोनों, सॉरी डिस्टेंस की कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कुछ होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। ओके। अच्छा एक पर्टिकुलर केस और हो सकता है कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है और यहां से उसने चलना स्टार्ट किया एंड लेट अस से घूम के फिर वो दोबारा से यहां पे आ गई, तो बेटा जो उसका डिस्टेंस होगा वो तो इसकी बाउंड्री के बराबर होगा, और शायद आपको पता होगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अगेन 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी। तो देखो कितनी अच्छी बात हमें पता लगी कि एक केस होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है, इसके अलावा कुछ भी केस होगा हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी जो केस होगा उसमें डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूं, इस चीज को मैं मेंशन कर देता हूं, फॉर एनी अदर केस डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than displacement. If distance is always greater than displacement and straight line के लिए distance equal to displacement, इसी के बाद हमें एक बात पता लगी displacement हमारा 0 भी हो सकता है। displacement can be 0 but better remember distance can never be 0. distance हमेशा हमारा कभी भी 0 नहीं। तो बेटा बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करो, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहूंगा। एंड आई विल ट्राई कि जब हम लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे तो हमारा जो चैप्टर मोशन है उसका मैक्सिमम पार्ट हम पूरा कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।